हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। बात करते हैं हम लोग मेजर आउटकम्स की, जो कि प्लानिंग पीरियड के टाइम पर हम लोगों के कोर्स में जनरली यहाँ पर डिस्कस जो करा हुआ है वो 3-5 ईयर प्लान डिस्कस करे हुए हैं। चौथा बताया हुआ है कि हम लोग एक प्लान हॉलीडे पे चले गए थे। तो जो ऑब्जेक्टिव्स लीडर्स ने आइडेंटिफाई करे थे स्वतंत्र भारत में, जो कि हमने डिस्कस करे शुरू के 3 चैप्टर में, तो जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग एक हिंदुस्तान के लिए प्लानिंग बनाएंगे, और वो प्लानिंग मॉडर्न मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में, सोशल टर्म्स में, और बड़े सारे जो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनके टर्म्स में उम्मीदों पर खरा उतरेगा। वो चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट हुई रियलाइज़ करना हमें। क्या दिक्कत क्या क्या थी? एक तो लैंड रिफॉर्म हमारे देश में एक जैसी तरीके से कंट्री के हर एक पार्ट में नहीं आया। इसके बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगा। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस अगर कोई आपसे पूछे, हम वैसे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट भी है और आता भी रहेगा अगले चैप्टर में हमारे, तो उसमें से ये बोला जाता है कि जो ऑलरेडी प्रॉस्परस स्टेट्स थी खेती बाड़ी के टर्म्स में, जैसे पंजाब, हरियाणा, इनको तो फ़ायदा मिला, लेकिन जहाँ पर जिस एक उम्मीद के साथ, एक अनुमान के साथ कि खेती बाड़ी जहाँ पर थोड़ी सी फ्रजाइल है, थोड़ी सी वीक है, वहाँ पर और ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाएगी खेती बाड़ी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके। आपको पता ना ग्रीन रेवोल्यूशन की खास बात यही है, दिस इज़ द ब्रह्मास्त्र ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV वैरायटी के सीड्स, पढ़ा होगा बचपन से। ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हमें देखने को नहीं मिलती, मतलब दिस वॉज नॉट अ फ्रूट बियरिंग एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली लैंड रिफॉर्म्स जैसे आते हैं, जैसे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, एक लैंड रिफॉर्म ये था। दूसरा लैंड सीलिंग, अपर लिमिट लगा देना। तीसरा एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, मारवाड़ी सिस्टम एंड रेतवारी सिस्टम। ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करा जा सका। हर जगह पर कंट्री में, हर एक रीजन में, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई रीजन है ए, कोई रीजन है बी, सी, डी, ई। अब यहाँ पर समान तरीके से लैंड रिफॉर्म, फॉर एग्जांपल अगर ए में 100% सक्सेस रेट से इम्प्लीमेंट करा गया ना, तो हो सकता है ई स्टेट में सिर्फ वो 10% हो। ये कह रहा है आपसे राइटर, ठीक है। पॉलिटिकल पावर, ऑब्वियस सी बात है, हमें पॉलिटिकल पावर में जनता को सर्वोच्च बनाना था, सबसे सुप्रीम बनाना था, लेकिन लैंड ओइंग क्लासेस के पास ही काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पावर रही, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। ये चीज़ हमें क्या शो करती है कि ऑब्वियस ही बात है, एक जो लैंड रिफॉर्म था, एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ज़मींदार का कंसेप्ट रह गया था। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे वो तो बेनिफिट करते रहे, जबकि गरीबी जितना सोचा गया था उतनी रेट से रिड्यूस नहीं हो पाई। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इसके बारे में। यानी कि ये वाली लाइन आपसे सिंपली यही कह रही है, रिच और पुअर का गैप जो था वो हमें कम करना था, लेकिन ये गैप जो था ये वाइडन होता चला गया, ये बढ़ता चला गया। जो अर्ली इनिशिएटिव्स थे प्लान डेवलपमेंट के, दे वर एट बेस्ट रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। ये सोचा गया था ऐसा, लेकिन जिस मात्रा में सोचा गया था उस मात्रा में हमें रिजल्ट नहीं मिले, ठीक है। और ऊपर से हम ये भी कह सकते हैं, एक राजनीतिक समस्या ये भी थी कि सिग्निफिकेंट स्टेप्स जो लिए जा सकते थे, लीडर्स ने अपनी इनएबिलिटी शो करी वहाँ पर। ये सबसे बड़ी समस्या तो यही थी। जो लोग बेनिफिट कर गए इस राजनीतिक माहौल से, वो पॉलिटिकली पावरफुल बनते चले गए, और पॉलिटिकली पावरफुल बनकर जब वो सत्ता में आ गए तो पहले उनका मन नहीं था कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाने का या फिर इंडिया को एक डेवलप्ड पाथ पर लेकर जाने का, तो वो और ज़्यादा अपने इस कदम से पीछे हटने लगे। ये तो हमें राइटर ने बोला कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन। जैसे एक
अगर मैं आपको ये वाला लैंड रिफॉर्म बताऊं ना, लैंड सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है एक अपर लिमिट लगा देना, एक अपर लिमिट लगा देना। अब अपर लिमिट जैसे फॉर एग्जांपल आशिमा के पास, मयूर के पास और कशिश के पास सरकार ने बोला कि इनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं हो सकता। 5 एकड़ से ज़्यादा इन तीनों के पास लैंड नहीं हो सकता। अब कशिश के पास जो है फॉर एग्जांपल 25 एकड़ लैंड पड़ा हुआ है, इसका मतलब बाकी 20 सरकार रख लेगी। तो यहां पर ना ऐसे जमींदारों ने एक एक्ट के अंदर लूप होल ढूंढ लिया। वो लूप होल क्या कि कशिश के घर में कम से कम 5 लोग तो होंगे, तो ज़मीन का पट्टा इसने एक अपने पापा के नाम, मम्मी के नाम, बहन के नाम, भाई के नाम और एक खुद के नाम, ये करवा लिया। 5, 10, 15, 20, 25, ये जो 5 की लिमिट थी इस एक्ट में बोला गया पर पर्सन इतना होल्ड नहीं कर सकता। तो पर पर्सन मतलब ये चाहे एक ही फैमिली से हैं लेकिन है तो ये 5 पर्सन ही। तो अगर आपको ये चीज़ जस्टिफाई करनी है ना कि लैंड रिफॉर्म्स के लिमिटेशन क्या थे, वो क्या था, ये आपको मैंने एक छोटी सी झलक दिखाती। डोंट वरी, ये सिर्फ एक टीजर है, ट्रेलर। इसका हम इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को मिक्स करके जब राइट टाइम आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने छोटा सा बस आपको ब्रीफली बता दिया। उसके बाद बात करते हैं फाउंडेशंस की। और ये रियल है, मतलब ये चीज़ जो मैंने एग्जांपल दी है, ये एग्जांपल तो हमने अपने नाम यूज़ कर लिए आशिमा, मयूर, कशिश, लेकिन ये चीज़ ऐसे ही होती थी। सच में वो लोग अपने घर वाले और रिश्तेदारों के नाम मतलब वो करवाते थे, तो ज़मीन का पट्टा। ठीक है, वरना कशिश आप सोचो मैं सरकार को दे दूंगी लेकिन घर वालों के नाम तो कभी ना करूं मैं। ठीक है हाँ, बहन को तो कभी ना, ये 500 में दान कराऊं मैं ऑर्फनेज में, लेकिन इसको तो कभी ना दूं बहन को। एन असेसमेंट ऑफ द आउटकम्स ऑफ दिस अर्ली फेज ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसको हम लोग एक्नॉलेज इस बात पर कर सकते हैं कि सारे के सारे प्लानिंग का सिर्फ एक ही एम था कि हमें नींव रखनी थी, हमें फाउंडेशन रखना था इंडिया के फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ का। इस टाइम पर बड़े सारे लार्ज इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे गए जो कि इंडिया के इतिहास में आज से पहले कभी करे नहीं गए थे, जैसे मेगा डैम प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नंगल डैम एंड हीराकुड डैम इरिगेशन पर्पस के लिए और पावर जनरेशन के लिए। आपको पता ना, डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है। बचपन में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, कशिश याद है ना, वो इलेक्ट्रिक टर्बाइंस लगाए जाते हैं, वो पंखे घूमते हैं और वो बिजली जनरेट करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, सम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर लाइक स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मतलब छोटी छोटी आप इनको आप इंडस्ट्रीज कह सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। डिफेंस प्रोडक्शन ये इस टाइम पर स्टार्ट हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता चला गया। और मेगा प्रोजेक्ट जो थे, जो और आने वाले थे, उनका बहुत ज़्यादा बहिष्कार करा गया, क्रिटिसाइज करा गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, प्रोजेक्ट का मतलब था किसी एक फॉरेस्टेड रीजन को क्लियर करना, और वही वाली बात, वही रोना गाना मचाना कि इसका मतलब है बड़ी सारी कोई पॉपुलेशन, स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ से डिस्प्लेस होगी, और डिस्प्लेसमेंट में कभी भी रिहेबिलिटेशन की बात कोई करता नहीं है। ये वाली, ठीक है। लैंड रिफॉर्म एग्रीकल्चर सेक्टर में इस पीरियड में, यानी कि जब ये प्लानिंग पीरियड चल रहा था, सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे जाने हैं। सबसे सिग्निफिकेंट और सक्सेसफुल इनमें से था
एबॉलिशन ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम, जो अंग्रेजों के ज़माने में इंट्रोड्यूस हुआ था, ज़मींदारी सिस्टम। मैंने आपको ऊपर ही सारे बता दिए वैसे तो, जो यहाँ पर है भी नहीं, आगे के चैप्टर्स में आएंगे, प्लस इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में आएंगे आपको। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड सीलिंग, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ मारवाड़ी सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ रेवतवारी सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी, यानी कि जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना। ये एक बोल्ड एक्ट था जिसकी वजह से हम उन क्लासेस को जमींदारों की जकड़ से निकाल सकते थे, ठीक है, जिनके पास खेती बाड़ी सिर्फ नाम मात्र का गुजारा करने के लिए रह गई थी। और दिक्कत ये भी थी, लीडर्स ने ये देखा था कि लैंडलॉर्ड जो हैं उनकी अभी तक ये कैपेसिटी ये रही है कि एग्रीकल्चर सिस्टम को और एग्रीकल्चर सिस्टम को डोमिनेट करने की वजह से उस रीजन में वो पॉलिटिक्स में डोमिनेट करते थे, वो पावरफुल बन जाते थे। क्यों? हमारे देश में शुरू से एक ही प्रक्रिया चलती है। 11वीं क्लास की एनसीईआरटीज़ में हम सब ने पढ़ा है, पर्सन या बचपन से हमने सिविक्स जब से हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुए 6 क्लास से हमने पढ़ा है, पर्सन विद मनी एंड मसल पावर विंस द इलेक्शन। और गांव में ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलती है, जिनके पास खेती बाड़ी वगैरह ज़्यादा है वो सरपंच के चुनाव वगैरह आराम से जीत जाते हैं, उनके पास लोग रहते हैं विरोधी दल को पिटवाने के लिए, और चुनाव में अगर वो खड़े हुए हैं तो वो अपने आप को पीछे खींच लें। दूसरा लैंड रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस करा गया, दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। देख रहे हो, प्रॉपर तरीके से लैंड रिफॉर्म्स जो हैं यहां पर दे नहीं रखे हैं आपको, लेकिन ऐसे हेडिंग बना बनाकर आपको लिखने होते हैं। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इसका मतलब क्या होता है? यहां पर छोटे छोटे लैंड के टुकड़ों को एक जगह पर लाना है ताकि फार्म साइज को थोड़ा सा बड़ा बनाया जा सके, इतना कि उसमें से अगर फसल जो है वो उपजाऊ भूमि है, फसल अगर हार्वेस्ट हो रही है, कम से कम नजर तो आए कि हाँ अच्छी खासी मात्रा में फसल उगी है। अब आप कहोगे यार सारे लैंड को उठा उठा कर क्या जोड़ दिया जाएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। सरकार के पास कोई बजरंग बली की शक्ति थोड़ी ना है। तो क्या करा जाएगा? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में पर्सन को यह बोला जाता था, विद इन उत्तर प्रदेश फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा एक खेत इटावा में है, दूसरा आगरा में है, तीसरा कहीं भी मान लो नोएडा के पास है, तुम्हारे 3 खेत अलग अलग जगह पड़े हुए हैं, तुम डिसाइड कर लो तुम्हें खेती बाड़ी एक ही जगह कहां करनी है। 5 एकड़ पर्सन के पास यहां पर खेत है, 5 एकड़ यहां पर, 5 एकड़ यहां पर। सरकार ये कहेगी 15 एकड़ हम तुम्हें इटावा के पास ही दे रहे और बाकी इनको भूल जाओ। बड़े लैंड तुम्हारा क्या होगा कि लैंड साइज बढ़ जाएगा और तुम्हें इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, और खेती बाड़ी फिर तुम अपने हिसाब से कर लो कि आप ऐसा बोल लो कि आपको अगर ये 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़ 15 एकड़ की जमीन अगर एक साथ मिल गई है, अब आप डिसाइड कर लो कि इतने हिस्से में मैंने चावल उगाने हैं, इतने हिस्से में मैंने दाल उगाने हैं, बाकी में मेरे को वीट गेहूं उगाने हैं, यहां पर थोड़ी सी मैं सरसों उगा लूंगा, आपकी मर्जी। और रियल फॉर्म में जब बहुत बड़ा खेत का साइज होता है तो अनुज आप जानते होंगे असलियत में खेतीबाड़ी ऐसी ही होती है आज भी, कि खेत के एक जमीन का बंटवारा करके फेंसेस लगाकर एक जगह पर सरसों, एक जगह पे गेहूं, एक जगह पे चावल, एक जगह पर तिली की खेती हो रही है। यही चीज करी गई कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में। तो ऐसा मत सोचना कि उठा उठा के लैंड इधर से उधर उठाया जा रहा था, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्या चीज? लोगों से पूछा जाता था ना, मतलब लोगों से ये बताया जाता था कि देखो सरकार ऐसा क्यों करती थी। अब आप ये कहोगे, समझने की सब लोग कोशिश करो, सरकार क्यों करेगी ऐसा, क्यों बोलती थी इस टाइम पे, और इस टाइम पर एक कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग जैसा लैंड रिफॉर्म क्यों लेकर आ रही है सरकार? सरकार ये बोलती थी भैया देश में जो अनाज पैदा होता है ना, उसको सिर्फ अपना अपना मत समझो, हम तो आपका फायदा चाहते हैं कि इतना अनाज तुम्हारे पास हो जाए कि कल को तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो तो बैठे बैठे कम से कम इंसान को क्या चाहिए होता है, रोटी तो जाए कम से कम पेट के अंदर, उतना जोड़ लो। और हम तो तुम्हारा लैंड साइज एक्सपेंड करके, और बाद में जब ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, HYV टेक्नोलॉजी वगैरह, सरकार ये कहती है अनाज देश में इतना होना चाहिए कि कल को कोई अकाल आ जाए
कोई कुछ भी आपदा आ जाए तो देश में इतना अनाज हो कि देशवासी उसको काफी सारे सालों तक बफर स्टॉक की तरह रख भी ले, और अगर एक्स्ट्रा हो गया तो बाजारों में बेचकर या इंटरनेशनल बाजारों में बेचकर उससे आमदनी भी प्राप्त कर ली जाए। ये सरकार का एम था, क्योंकि सरकार ये हमारे देश की नहीं, वर्ल्ड की हर एक सरकार ये कहती है भैया खेती बाड़ी को सिर्फ, ठीक है भाई आपकी जमीन है, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन सिर्फ आप उसको अपना मत समझो अनाज। कल को अगर हर किसान अगर इस अकड़ में आ जाए कि अनाज सिर्फ हमारा है, हम उसको मंडी में लेकर मार्केट में लेकर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सोचो जरा देश की हालत क्या हो जाएगी। हाँ, महाराष्ट्र और यूपी के फार्मर बहुत बार ये करते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं हार्वेस्टिंग बाद, आपने देखा होगा टमाटर अगर उनको लगता है कि, या कोई भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टोमेटोज अगर उनको लगता है कि सस्ते हो गए हैं, वो गाय भैंसों को खिला देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं, सड़ने देते हैं उनको, मंडी तक लेकर ही नहीं जाते। क्यों? उनको लगता थोड़ा सा तो जब डिमांड ज्यादा बढ़ने दो, सप्लाई कम होने दो, इन्फ्लेशन आने दो, प्राइस बढ़ने दो ना थोड़ा सा ऊपर, तब तो हमें फायदा भी होगा। जब हालत ऐसी हो जाती है कि देश में भाई बाकी चीजें महंगी हैं, टमाटर इतने हो गए हैं, इतने हो गए हैं, इतने हो गए हैं कि 2 रुपए किलो बिकेगा, क्या बचेगा किसान को? टमाटर और कितना भी ये सस्ता हो जाए तो ऐसा तो है नहीं कि कल से हमारे घर में एक दाल में 4 टमाटर की जगह 16 टमाटर 40 टमाटर डालने लगेगी मम्मी, ऐसा तो नहीं होगा कभी भी। लेकिन हम तो बड़े खुश घर में बैठे बैठे, वाह यार सब्जियां आजकल बड़ी यार वो हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं। लेकिन इससे किसान को बहुत मुश्किल हो जाती है ना, कि जितना उसने खेती बाड़ी लगाने में मतलब ये क्रॉप को मतलब पूरा सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जितने उसने कंट्रीब्यूट करा होता है, उसको तो घंटा कुछ नहीं मिलता, वो तो लॉस में जा रहा होता है। इट इज जस्ट लाइक जैसे आरबीआई होता है ना, वो मनी को थोड़ा सा खींच लेता है जब वो मनी ज्यादा फ्लोट कर गया होता है इकोनॉमी के अंदर, और फिर इंजेक्ट कर देता है जब मनी बिल्कुल ही नहीं होता इकोनॉमी के अंदर। लीकेज और इंजेक्शन मैंने पढ़ाया था कंसेप्ट आपको। यही चीज मतलब किसान करने की कोशिश करता है ताकि फेयर प्राइसेस उसको मिल जाए। बट द अदर 2 कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर मच लेस सक्सेसफुल। और उसके बाद तीसरा, लैंड सीलिंग, अपर लिमिट लगा देना। इसको तीसरा करके लिखना जब भी लिखो तो। ये 3 हेडिंग मैंने आपकी बना दी जो कि छुप कर यहां पर दे रखी थी। सिर्फ ऐसे कोई भी अगर इनसे आंसर लिखे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये 3 हेडिंग बनाओ, एक एक पैराग्राफ अलग अलग में एक्सप्लेन करो, और ये हेडिंग ऐसी होनी चाहिए, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एक रिफॉर्म है, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम दूसरा रिफॉर्म है, और लैंड सीलिंग और स्लैश करके लिख दो अपर लिमिट, वो तीसरा रिफॉर्म। कि एक एग्रीकल्चर लैंड एक पर्सन कितना ओन कर सकता है। जिनके पास एक्सेस में भूमि है, जमीन है, तो इस लॉ के तहत वो सरकार ले लेगी। सिमिलरली जो टेनेंट्स हैं हु वर्क ऑन समवन एल्सेस लैंड, इनको लीगल सिक्योरिटी दी गई कि ऐसे ही तुम्हें धुतकार कर बिना सैलरी वगैरह या दिहाड़ी दिए तुम्हें भगाया नहीं जाएगा। लेकिन इस प्रोविजन को रेयरली इंप्लीमेंट करा गया, और जहां करा भी गया तो यही कशिश की चालाकी वाली बात मैंने आपको बताई। घर वालों से वैसे प्यार नहीं है, लेकिन अपनी जमीन बचाने के लिए 5 एकड़ सबके नाम कर दी। कशिश हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना कि घर वालों से प्यार नहीं हो भी सकता, मुझे नहीं पता। उसके बाद इट वॉज नॉट ईजी टू टर्न दीज वेल मीनिंग पॉलिसीज ऑन एग्रीकल्चर इनटू जेन्युइन इफेक्टिव एक्शन। वही वाली बात है, ये वाला पैराग्राफ आपको ये बता रहा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमें इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने भी देखने को मिलता है। लैंड ओनर्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ग्रुप था इस ज़माने के अंदर, ठीक है, और सरकार के लिए डिफ़िकल्टी ये भी थी कि एक तो आइडेंटिफाई करना और एक जगह पर मोबिलाइज करना रूरल लैंडलेस पुअर को, ठीक है। तो कुल मिलाकर बस वो ये कह रहे हैं कि ये सारे जो लैंड रिफॉर्म्स थे ये लॉज में ट्रांसलेट होना, जैसे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम पेपर पे तो बहुत कुछ लिख देते हैं, ये वाला पैराग्राफ सिर्फ आपको एक शब्द बता रहा है और कुछ भी नहीं। इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत थी, कहने के लिए थ्योरेटिकली तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। एक फूड क्राइसिस आता है हमारे देश में, एग्रीकल्चर सिचुएशन बद से बदतर हो गई 1960s के डिकेड में। ऑल्दो
जो रेट ऑफ ग्रोथ थी फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन की 1940s और 50s में, वो ऑलरेडी कैसी थी कि जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ थी, पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग रियरली एग्रीकल्चर ग्रोथ उसको सस्टेन करने के लिए सक्षम थी। कहने का मतलब क्या है, हर देश की रणनीति यही होनी चाहिए कि अगर एक देश में फॉर एग्जांपल अगर 3 लोग पैदा हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जो अनाज है ना वो 6 गुना होना चाहिए। इस टाइम पर सिचुएशन क्या हो गई थी, ये अगर 3 तो अनाज 1.5 गुना या फिर सिर्फ 1 गुना, यानी कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज मोर देन एग्रीकल्चरल ग्रोथ। बिटवीन 1965 टू 67 बड़े सारे ड्रॉट्स जो कंट्री के पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स में, रीजन्स में देखने को मिले, स्टेट्स में देखने को मिले। और इस टाइम पर देश हमारा ऑलरेडी 2 युद्ध का सामना कर चुका था और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से जूझ रहा था, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसकी वजह से हमारे देश में फूड शॉर्टेज की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई और फेमीन लाइक सिचुएशन कंट्री के बड़े सारे पार्ट्स में आ गई। अब वैसे तो प्रॉब्लम हर जगह थी, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूट फूड क्राइसिस और अकाल की सिचुएशन जो देखने को मिली वो बिहार में देखने को मिली। बिहार को नजरें बहुत लगती हैं, एंशिएंट इंडिया में क्या था, मॉडर्न इंडिया में क्या आके बन गया। फूड शॉर्टेज वॉज सिग्निफिकेंट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, और 9 डिस्ट्रिक्ट जो थी बिहार की, दे वर प्रोड्यूसिंग लेस देन हाफ ऑफ द नॉर्मल आउटपुट। जितना वो प्रोड्यूस करते थे उससे भी आधे से भी कम कर रहे थे। 5 डिस्ट्रिक्ट जो थी वहां पर 1/3 से भी कम प्रोड्यूस हो रहा था जितना नॉर्मली प्रोड्यूस होता था। इसकी वजह से हुआ क्या, पूरे के पूरे राज्य में कुपोषण की समस्या फैल गई, माल न्यूट्रिशन की समस्या फैल गई। कैलोरी इनटेक जो कि 2200 कैलोरी पर कैपिटा पर डे होता है, एक पर्सन को 2200 कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए, वो 1200 तक पहुंच गया। और एस्टिमेटेड ये होता है कि एक एवरेज पर्सन 2450 कैलोरी तो इंटेक करता ही है। मतलब कुल मिलाकर कैलोरी इंटेक गिर गया, आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं जानने। डेथ रेट बढ़ गया इसकी वजह से 34% 1967 के साल में। और ये जो डेथ रेट बिहार का था, ये नेशनल एवरेज डेथ रेट से उस टाइम पर काफी ज्यादा था। फूड प्राइसेस बिहार में इस टाइम पर बिल्कुल हाई पे चले गए। इन्फ्लेशन की समस्या, मतलब आप ये मान लो फूड आइटम्स के टर्म्स में, एज कंपेयर टू अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। फॉर व्हीट एंड राइस प्राइजेस जो थे बिहार के अंदर वो 2 गुना थे या उससे भी ज्यादा थे एज कंपेयर टू पंजाब। अब यहां पर एक चीज बताता हूं इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट को यहां पर जोनिंग पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। ये टर्म मुझे बताना था, फूड क्राइसिस ज्यादा इस पे फोकस करवाना था। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट हैड जोनिंग पॉलिसीज जिसमें प्रतिबंध लगाया गया कि जो ट्रेड है ना, ट्रेड फूड आइटम्स के टर्म्स में, एग्रीकल्चर गुड्स के टर्म्स में, वो ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा सकता। यानी कि उस टाइम पर 1960s के टिकट में सरकार ने ये बोल दिया, फॉर एग्जांपल यूपी का माल इन टर्म्स ऑफ फूड आइटम्स और एग्रीकल्चर गुड्स वो एमपी नहीं जाएगा। अब इससे दिक्कत पता है क्या हो गई बाद में चल के, यार आपने पाबंदी लगा दी कि फूड आइटम विद अक्रॉस द स्टेट इंटर स्टेट ट्रैवल नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिन राज्यों के पास, फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा के पास एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में फूड ग्रेन्स, तो ये भी नहीं भेज सकते। इसका मतलब अब ये अपना फूड आइटम्स बेचकर बिहार वालों की मदद कर सकते थे, लेकिन आपने जोनिंग इंट्रोड्यूस कर रखा है।
और इसकी वजह से फूड और कम हो गया बिहार के अंदर. दिस रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन बिहार ड्रामेटिकली. अब इनके वो चीज रोड पे फिक जाती थी, गाय भैंसों को खिला दी जाती थी. पंजाब हरियाणा में इतना एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता था अनाज, वो बिहार जा सकता था. लेकिन तुमने इंटर स्टेट के ट्रेड पर तुमने प्रतिबंध लगा रखा है, पाबंदी लगा रखी है, बंदिशें लगा रखी हैं. तो और समस्या में शिकारी बन गया बिहार. इन सिचुएशंस सच एज दिस, पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफर्ड द मोस्ट. फूड क्राइसिस के बड़े सारे कॉन्सिक्वेंस थे. गवर्नमेंट को उसके बाद वीट इंपोर्ट करना पड़ा और फॉरेन एड एक्सेप्ट करनी पड़ी फ्रॉम यूएसए. और यूएसए उस टाइम पर CL40 प्रोग्राम, आई थिंक, पता नहीं क्या था, यही होता है मेरे ख्याल से, एक बार क्रॉस चेक कर लेना. इस प्रोग्राम के अंतर्गत यूएस हमें एड देता था फूड आइटम्स की टर्म्स में, लेकिन वो बहुत ही घटिया अनाज होता था. इट इज जस्ट लाइक यूएसए के गटर में फेंका हुआ अनाज, लाइक दिस, कि रोटी कभी कभार उसके, अगर आप अपनी नानी दादा या घर के किसी बुजुर्ग से पूछना, काली रोटी बनती थी जैसे हमारे बाल होते कभी कभार. इतना घटिया क्वालिटी का अनाज आता था. तो सबसे पहले जब होता क्या कि मैंने वो बोला था ना आपको प्रीवियस लेक्चर में, जब तक कोई समस्या हिंदुस्तान पे आना जाए ना, हिंदुस्तान का आदमी कभी रिएक्ट नहीं करता. हिंदुस्तान के आदमी की एक ही मोटिवेशन होती है, प्रोग्रेस्टिनेशन. अब जब यूएसए से हमें इस प्रकार का रवैया देखने को मिला तो हमें रियलाइज हो गया सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हमें जो अचीव करनी थी वो थी अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है फूड की टर्म में. इट इज जस्ट लाइक पर्सन मजे कर रहा है, ये या हुआ हो अल्लाह करते फिर रहा है, कोई लाइफ में एम नहीं, गोल नहीं, चल छोड़ना छोड़ना छोड़ना, कल देखेंगे कल देखेंगे कल देखेंगे. लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, अब जाके तैयारी शुरू कर रहे हैं आईएएस की. मैं भी कुछ कहूँगा, मैं भी कुछ बनूंगा, मैं भी अपने कदमों में खड़ा हूँगा. तो ये चीज़ पहले ही कर लेते. एंटायर प्लानिंग प्रोसेस और जो सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म था, जो प्राइड था, और हमें जो अपना इंडिया पे गर्व था, कुल मिलाकर इसको एक झटका सा लगा था इस पीरियड के टाइम पर. क्योंकि जब अनाज ही नहीं होगा, खाना नहीं होता, तो ऑब्वियसली बात है देश में कुछ भी डेवलपमेंट किसी भी और एंगल से सब बेकार है, सब बेकार है. Thank you very much for discussion.